एग्जाम होने वाला है, उसमें संस्कृत में छंद का 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, 1 या 2 प्रश्न आएगा। तो मित्रों, हम इस छंद के प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ सके, और छंद में लोगों को लगता है कि ये बहुत खतरनाक चीज है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। संस्कृत में चीजों को समझने की जरूरत है और ज्यादा कठिन नहीं होता। तो अपन छंद के बारे में ज्यादा यहाँ पे विशेष बात करेंगे। तो यदि इस क्लास को आपने पढ़ लिया और पूरा देख लिया तो आपको लगेगा कि छंद का तो फंद ही मिट गया। इस क्लास का नाम है छंद का मिटना ही आज फंद। तो मित्रों देखो, इसमें क्या है, छंद में 8 गण होते हैं और इसके सूत्र होता है यमाता राज बांसल का। तो आपको मैं, छंद का मतलब होता है जो पद्य होता है उसमें गायन शैली से होता है। काव्य में, काव्य का एक तरह से आत्मा है छंद। तो मैं आपको गायन शैली में बताऊंगा छंद को, क्योंकि छंद गायन शैली में होते हैं, तो आपको बहुत मजा आएगा। यमाता राजबान सलगा, यमाता राजबान सलगा, यमाता राजबान सलगा, यमाता राजबान सलगा। तो मित्रों आपको गण नहीं है तो इस प्रकार से इसको गायन शैली में गाइएगा, याद हो जाएगा। तो मित्रों यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसमें गण होते हैं, 8 गण होते हैं। तो यहाँ पे यगण में होता है यमाता, मगण में होता है मातारा, और तगण में होता है ताराज, और रगण में होता है राजभा, जगण में होता है जबान, और भगण में होता है भानस, नगण में होता है नसल, और सगण में होता है सलगा। और मित्रों ये ल और गा में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है लघु और गुरु। आगे चलते हैं, अपन छंद के बारे में बात करते हैं। तो आर्या छंद होता है, आर्या छंद होता है तो इसकी क्या विशेषता है, इसको कैसे देखें, इसको कैसे पहचाने। तो मित्रों इसमें फर्स्ट और जो थर्ड पाद होता है, यानी कि पहला और तीसरा पाद होता है, इसमें 12-12 वर्ण होते हैं। दूसरा जो पाद होता है उसमें 18 मात्राएं होती हैं, 18 वर्ण होते हैं। और जो चौथा जो पाद होता है इसमें 15 वर्ण होते हैं, और कुल कितने हो जाते हैं, 57 वर्ण हो जाते हैं। तो मित्रों जैसे अपने को याद नहीं रहता है तो इसके बारे में मैंने एक ट्रिक बताई है, इसके बारे में मैंने एक शानदार ट्रिक सी बनाई है, तो इसको याद रखिएगा। 1 3 में 12 है जी, 14 15 जाने हो। 1 3 में 12 है जी, 14 15 जाने बाई, 14 15 जाने। ओ मुरली राम समझारियो, मुरली राम समझारियो जी, छंद आर्या पहचाने। 1 3 में 12 है जी, 14 15 जाने, मुरली राम समझारियो जी, छंद आर्या पहचाने। तो मित्रों इस छंद से ये जो मैंने ट्रिक बोली है, इस पद से अपन याद रख सकते हैं कि आर्या में 1 और 3 में 12 होती है, जो चौथा पद होता है उसमें 15 वर्ण होते हैं, और बच गया दूसरा जो पाद, उसमें 18 वर्ण होते हैं। और हमारे मित्र हैं मुरली राम जी, उन्होंने इसको बनाया है। तो मित्रों आपको अगला छंद आ रहा है अनुष्टुप। अनुष्टुप छंद को आपको पढ़ते ही लगता है कि इसमें 8 का आभास हो रहा है, अष्टम का आभास हो रहा है। तो इसमें 8 वर्ण होते हैं, तो आपको इसमें छंद में 8 वर्ण गिन लेना। यदि आपको 8 वर्ण मिल जाए तो आग में इसके उसमें ठोक देना अष्टुप, अनुष्टुप वर्ण ठोक देना, अनुष्टुप छंद ठोक देना। तो मित्रों अब वर्णिक छंद के बारे में बात कर लेते हैं। ये छंद बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो इनकी बहुत बेजोड़ ट्रिक लाया हूं मैं आपके सामने। आज आपको इसको पूरा देख लिया तो कभी छंद को बोल नहीं पाओगे। तो हम 3 छंदों के बारे में पढ़ते हैं। तो इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति, इसकी एक साथ मेरे पास में ट्रिक है। इंद्र गुरु उपेंद्र लघु की 11 वर्ण पहचान, उपजाति में मिक्स है भाई गुरु लघु का प्राण हो। उपजाति में मिक्स है भाई गुरु लघु का प्राण। इंद्र गुरु उपेंद्र लघु की 11 वर्ण पहचान, उपजाति में मिक्स है भाई गुरु लघु का प्राण। तो मित्रों यहाँ पे इंद्र गुरु का मतलब है कि
इंद्र वज्रा में गुरु आएगा। पहला वर्ण कैसा आएगा? गुरु आएगा। और उपेंद्र लघु का मतलब है कि पहला वर्ण क्या आएगा? लघु आएगा। और उपजाति में आप चारों पादों में पहले वर्ण को देख लेना, यदि उनमें से एक गुरु या एक लघु आ रहा है या इन दोनों में से अलग अलग आ रहे हैं तो उसमें समझ लेना कि इसमें मिक्स मामला है। और मिक्स में क्या आता है? उपजाति आता है। तो आपको आंख मीच के उपजाति में आंसर लगा देना है। तो मित्रों, आपको मैं आज आभास दिलाता हूं कि आपको कोई भी मतलब कंफ्यूज नहीं होगा, आप इसमें बिल्कुल सही आंसर लगा पाओगे। लेकिन इस क्लास को पूरा देखिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अन्य भाइयों की भी सहायता हो सके, इसलिए आप इस क्लास को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो मित्रों, आगे चलते हैं अपन। अगले छंद आ रहे हैं वंशस्थ, द्रुत, विलंबित और भुजंग पर्यात। ये छंद के नाम है मित्रों। तो इनकी मैं बेजोड़ ट्रिक लाया हूं, तो सुनिए मित्रों, आनंद के साथ में मुस्कुराते हुए सुनिएगा। आपको यदि आदमी कितना भी विकट परिस्थितियों में हो लेकिन मुस्कुराता रहता है तो वह हर समस्या को, हर बाधा को पार कर जाता है। तो कभी भी आप निराश होकर मत पड़िएगा, आप हौसले के साथ में पढ़िएगा। तो मित्रों, मुस्कुराते हुए सुनिए। अरे वन में जागिन करल बारा, नियम दुरत न गण का थारा। वन में जागिन करल बारा, नियम दुरत न गण का थारा। अरे बुझिया गण बीर याद राख जय, बुझिया गण भी याद रख जय, ये कलारा लारा। ओ बुझिया गण भी याद रख जय, ये कलारा लारा। वन में जागिन करल बारा, नियम दुरत न गण का थारा। वन में जागिन करल बारा, नियम दुरत न गण का थारा। ओ बुझिया गण भी याद रख जय, ये कलारा लारा। वन में जागिन करल बारा, नियम दुरत न गण का थारा। तो मित्रों, इसका मैं आपको विश्लेषण बता देता हूं कि वन में जागिन कर ले बारा, इसमें क्या है? ये जो तीनों छंद लिखे हुए हैं, वंशस्थ, द्रुत, विलंबित और भुजंग पर्यात, इनको भी एक ही विशेषता है कि इनमें 12-12 वर्ण होते हैं और इनमें अलग अलग गण होते हैं, जगण, नगण और यगण। तो इनके मैं बता देता हूं कि कौन सा कहां पे होता है। तो वन में, तो इनकी वन से मतलब होता है यहाँ पे वंशस्थ, और जगण, जागिन करने का मतलब होता है यहाँ पे जगण। यानी कि जगण एक गण होता है। यदि आपने उसको पहले वर्ण में, यानी कि पहले ही पाद में, पहले ही कड़ी में यदि आपने जगण मिला दिया तो समझ लेना कि यहाँ पे कौन सा छंद है? वंशस्थ है। आपको आगे आगे मिलाना है और कहीं पे भी नहीं देखना, पष्ट को मिलाना है, पष्ट ऊपर ही ऊपर की लाइन को मिलाना है कि इसमें जगण है तो आंख मीच के उसमें ठोक देना वंशस्थ। और नियम दुरत नगण का थारा, यानी कि यहाँ पे जो दुरत लिखा हुआ है इसका मतलब है दुरत विलंबित, और नगण लिखा है इसका मतलब आप जानते हो कि नगण एक गण होता है। यदि आपने दुरत विलंबित में यदि उस छंद में देख लिया कि इसमें यहाँ पे नगण बैठ रहा है तो आंख में इसके उसमें लगा देना कि यहाँ तो दुरत विलंबित छंद है। और मित्रों, यहाँ पे अंतिम में आता है भुजंग पर्यात। तो भुजंग पर्यात में है, यहाँ में बुझिया गण लिखा है, तो भुज का मतलब होता है भुजंग पर्यात और यगण का मतलब होता है यगण। यदि आपने पहले ही जो लाइन होती है उसमें आपने यगण मिला दिया, भुजंगिया गण, बुझिया गण भी याद रख जाइए के लारा लारा, तो मतलब उसमें बुझिया गण, यानी कि बुझिया गण में क्या देखना है आपको? यगण देखना है। यदि यगण मिल गया तो आंख मीच के उसमें भुजंग पर्यात लगा देना। तो मित्रों, अब आगे चलते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि हमारी ये क्लास कैसी लग रही है। तो मित्रों, मजेदार छंद आपके पास में वसंत तिल का एक छंद आता है, तो उसकी क्या विशेषता होती है, उसको कैसे पहचाने? तो उसमें क्या है, एक पाद में 14 वर्ण होते हैं और आपको पता है कि छंद में 4 पाद होते हैं, तो 14 इंटू 4 बराबर कितने हो गए? 56। 14 चौको 56 हो गए। तो हमने इसकी एक ट्रिक बनाई है। ये ऐसे तो अपने को याद नहीं रहता, ऐसे कंफ्यूज होता है, उसका उसमें घुस जाता है, उसका उसमें चला जाता है। तो हमको कहीं नहीं जाना पड़े, एक ही दिमाग में बैठा रहे, तो मैंने इनकी एक ट्रिक बनाई है। तो ध्यान से सुनिए। अरे वसंती करल राम को जपन हो जा, 14 चौको 56। वसंती करल राम को जपन हो जा, 14 चौको 56। और 14 चौको 56 वसंती, 14 चौको 56। वसंती करल राम को जपन हो जा,
14 चौकू 56, ओ बसंती करल राम को जपन हो जा 14 चौकू 56। तो मित्रों आपको पता है कि यहाँ पे मैंने बसंती लिखा है, इसका मतलब होता है वसंत तिल का एक छंद होता है, उसको मैंने यहाँ पे संबोधित किया है। और ये कर ले राम को जपन, ये मैंने एक हमारी तुकबंदी से इसको एक ट्रिक बनाने की कोशिश की है। और इसमें हो गए 14 चौक 56, यानी कि एक पाद में 14 होता है और चारों में टोटल कितना हो जाएगा 56। तो आपको याद है, यानी कि वसंत तिल का वसंत तिल का यदि आपको लिखा दिख जाए या छंद में यदि आपको 14 मात्राएं दिख जाए तो आपको ये गाना याद आना चाहिए, ये ट्रिक याद आनी चाहिए कि वसंती करल राम को जपन हो जा 14 चौकू 56, वसंती करल राम को जपन हो जा 14 चौकू 56। तो ऐसे करके आप आग मीच के उसमें वसंत तिल का आंसर लगा देना। और अगला छंद आपका बहुत मजेदार है, ये बहुत मजेदार ट्रिक है, आपको हंसाएगी, गुदगुदाएगी, मजा लेगी। और मित्रों इसको बहुत ही दिमाग से और बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है। तो आपको जो मालिनी छंद होता है, ये मालिनी है, इसमें कंफ्यूज होता है कि अरे मालिनी क्या है, ये मालिनी तो नहीं है तो लगता है। तो आपको इसको समझना है, तो मेरी इस ट्रिक को समझना होगा। आपको आज के बाद में कभी भी ये छंद कभी भी परेशान नहीं करेंगे, आपको शानदार तरीके से समझना है इसको। तो आपको बताएं कि मालिनी में एक पाद में कितने वर्ण होते हैं, 15 वर्ण होते हैं, है ना। और टोटल 4 पाद होते हैं, तो कितने वर्ण हो गए, 60 वर्ण हो गए। तो इसकी मैंने एक बेजोड़ ट्रिक बनाई है। अरे मालन बचा पोल मारे खाट कर लिया 15 चौकू 60, मालन बचा पोल में खाट कर लिया 15 चौकू 60, ओ 15 चौकू 60 मालन 15 चौकू 60, ओ 15 चौकू 60 मालन 15 चौकू 60, मालन बचा पोल में खाट कर लिया 15 चौकू 60, मालन बचा पोल में खाट कर लिया 15 चौकू 60। तो मित्रों आपको बिना समझाए समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ मालन का मतलब है मालिनी छंद और बचा पोड़ में खाड़, तो ये हमारी बहुत अच्छी तुकबंदी है। और मित्रों यहाँ कर लिया 15 चौकू 60 का मतलब है कि एक पाद में 15 होता है और चार पाद में कितना वर्ण हो जाएगा 60। तो मित्रों आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा कि हमारे अपने अन्य भाइयों की भी सहायता हो सके। तो मित्रों आपने ये छंद सुने होंगे मंदाक्रांता, ये क्या मतलब मंदाक्रांता, कौन सी मंदी आ गई इसमें, लेकिन इसको घबराना नहीं है आपको। मंदाक्रांता छंद होता है, शिकरणी भी होता है। मंदाक्रांता और शिकरणी छंद इनकी यही विशेषता है कि एक पाद में 17 वर्ण होते हैं और टोटल 4 पाद में कितने हो जाएंगे 68 हो जाएंगे, 17 × 4 68 हो जाएंगे। तो ये से तो याद नहीं होता। यदि हमारे दिमाग में यदि कोई शैली बैठ जाए, यदि कोई गाना या धुन, गाना क्यों याद हो जाता है अपने को, पढ़ाई तो याद नहीं होती, गाना क्यों याद हो जाता है, क्योंकि उसमें धुन से अपने को क्या है, उसमें रुचि हो जाती है धुन से। यदि आपके दिमाग में भी इस धुन को यदि अच्छे तरीके से बिठा लिया तो आपका छंद कभी भी गलत नहीं होगा। तो मंदाक्रांति और शिकरणी का मैं बेजोड़ ट्रिक आपके सामने पेश करता हूँ। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका प्यार चाहिए, हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब कीजिए और अन्य मित्रों तक पहुंचाइए। तो मैं आपके सामने पेश करता हूं इसको। अरे मंदाक्रांति वेग गुरु जी खतरा, ओ गुरु जी खतरा, ओ कुल पढ़ ले 68 एक पाद में 17, ओ कुल पढ़ ले 68 एक पाद में 17। अरे मंदाक्रांति ओ वेग गुरु जी खतरा, गुरु जी खतरा, ओ कुल पढ़ ले 68 एक पाद में 17। अरे शिकरणी में भी अरे योई नियम चर लागे, नियम योई लागे, अरे यूं खेव कवि हरि राम बरम सब भागे, ओ यूं खेव कवि हरि राम बरम सब भागे। मंदाक्रांति ओ वेग गुरु जी खतरा, ओ गुरु जी खतरा, ओ कुल पढ़ ले 68 एक पाद में 17। अरे शिकरणी में योई नियम भाई लागे, नियम योई लागे,
अरे यूं खेव कवि हरि राम बरम सब भागे, ओ यूं खेव कवि हरि राम बरम सब भागे। तो मित्रों, इसका मैं आपको विश्लेषण आपके सामने पेश करता हूं। यह मंदाक्रांता और शिकरणी छंद है, इसकी बेजोड़ ट्रिक का अपन को विश्लेषण करता हूं। यहाँ की मंदाक्रांति वेग गुरुजी खतरा, यानी कि मंदाक्रांति वेग गुरुजी, यहाँ पे अपने को मंदाक्रांति और यहाँ गुरु, इसी शब्द से मतलब है अपने को कि मंदाक्रांति और गुरु, यानी कि मंदाक्रांति में पहला वर्ण कैसा होगा? गुरु होगा। मंदाक्रांता जो छंद है उसमें पहला वर्ण गुरु होगा। और कुल पडले 68 एक पाद में 17, यानी कि कुल तो कितने होते हैं? 68 और एक पाद में 17 वर्ण होते हैं। ये इन छंदों की पहचान है। और मित्रों, शिकरणी में भी यही नियम से लागे, मतलब शिकरणी में भी यही नियम लगता है, यही नियम लगता है। और यहाँ पे है शिकरणी में यही नियम लागे। एक जो लागे है ना, इसमें एक ट्रिक छिपी हुई है कि लागे का मतलब होता है यहाँ पे लघु, यहाँ पे लागे का मतलब मैंने रखा है लघु। तो शिकरणी में यदि आपको पहला वर्ण लघु मिल जाए तो आप आग मीच के उसमें शिकरणी, यानी कि शिकरणी, शिकर में भी यही नियम लागे तो शिकरणी में क्या लगा दोगे? ये आंसर लगा दोगे कि यहाँ पे लघु आ रहा है, तो लघु आ रहा है तो वहां पे शिकरणी में क्या है? 17 वर्ण और इंटू 4, यानी कि टोटल 68 होते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार से सही हो जाएगा। तो मित्रों, आगे चलते हैं। हमारे बस अब थोड़ी सी टाइम की बात है कि हमारा ये लास्ट छंद बचा हुआ है, शार्दुल विक्रीडितम और श्रृंगधरा। एक तो शार्दुल विक्रीडितम और एक श्रृंगधरा छंद होता है। इसकी मैं बेजोड़ ट्रिक आपके सामने पेश करता हूं। इनकी यही विशेषता है कि जो शार्दुल विक्रीडितम होता है, इसमें एक पाद में कितना होता है? एक पाद में तो 19 वर्ण होते हैं और टोटल जो 4 पाद होते हैं उसमें 76 वर्ण होते हैं, यानी कि 15 चौक 76 होते हैं। और जो श्रृंगधरा है, इसमें क्या है? एक पाद में 21 वर्ण होते हैं और जो कुल 4 पाद हैं उसमें 84 वर्ण हो जाएंगे। तो मैं इसकी आपको किस प्रकार से याद होना चाहिए एक धुन बताता हूं। अरे साधु विक्रम, ओ साधु विक्रम, राखो ध्यान हमारा, ओ ध्यान हमारा, साधु विक्रम, राखो ध्यान हमारा, ओ ध्यान हमारा, एक पाद में 19 छिंतर सारा, ओ गिरा एक पाद में 19 छिंतर सारा। अरे यूं केव हरि को राम उतर भव पारा, उतर भव पारा, 21 वर्णा की 84 संगधारा, ओ 21 वर्णा की 84 संगधारा। अरे साधु विक्रम, साधु विक्रम, राखो ध्यान हमारा जी, ध्यान हमारा, एक पाद मरे 19 छिंतर सारा। अरे यूं खेव हरि को राम उतर भव पारा, ओ उतर भव पारा, 21 वर्णा की 84 संगधारा। तो मित्रों, इसका विश्लेषण सुन लेते हैं कि जो शार्दुल विक्रम होता है, शार्दुल विक्रीडितम एक छंद होता है, उसकी क्या विशेषता है कि शार्दुल विक्रीडितम में एक पाद में क्या होता है? 19 वर्ण होते हैं। एक पाद में 19 वर्ण होते हैं और टोटल कितने होते हैं? 76 होते हैं। टोटल 76 होते हैं, कुल 76 होते हैं। और ये मैंने इसकी ट्रिक बनाई है तो ये मेरा नाम आ रहा है कि यूं केव हरि को राम उतर भाव पारा। यदि आपने इनको मतलब अपने जीवन में लागू कर लिया, इन चीजों को याद कर लिया, मैंने जो ये ट्रिकें बनाई हैं, ये जो धुन बनाई है, गाना बनाया है, एक तरीके से आपके धुन की तरफ बैठना चाहिए। तो यदि आपने इनको याद रख लिया तो आप बिल्कुल रीड से पार हो जाओगे, इस भाव पार हो जाओगे। एक तरह से रीड को भाव, एक भाव समझो और मेरी इस ट्रिक को, रीड को तो एक भाव यानी कि संसार सागर समझो और मेरी जो ट्रिक है इनको एक नाव समझो। यदि आपने इनको याद कर लिया तो मेरी ये जो ट्रिक नाव है इसके माध्यम से आप भाव को पार कर जाओगे। और मित्रों, यहाँ पे मैंने लिखा है 21 वर्ण की 84 श्रृंगधारा। तो 21 वर्णों की 84 श्रृंगधारा, इनकी एक पाद में 21 और टोटल कितने होते हैं? 84। तो संगधारा का मतलब होता है यहाँ श्रृंगधारा, अपनों को वहां पे श्रृंगधारा पे ले जाना है। तो संगधारा का मतलब श्रृंगधारा,
यानी कि श्रृंगधारा जो छंद होता है उसमें एक पाद में तो 21 वर्ण होते हैं और टोटल कितने होते हैं वर्ण? 84, यानी कि चारों पाद में 84 वर्ण हो जाएंगे, 21 चौक 84 होते हैं। तो मित्रों यहाँ पे एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि शार्दूल विक्रीडितम छंद होता है उसमें तो एक पाद में तो 19 और टोटल 76 होते हैं और इसमें श्रृंगधारा में होता है एक पाद में 21 और कुल 84 वर्ण हो जाएंगे। तो आपको यदि ये विशेषता देखने को मिल जाए, ये वर्ण देखने को मिल जाए तो वहां पे आंख मीच के आपका ये शार्दूल विक्रीडितम और श्रृंगधारा छंद कर देना है। तो मित्रों आपसे मेरा निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपको ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में बताइए। और यदि आपको कोई कमी लगती है और हमारी कोई गलती हो जाती है तो उसको क्षमा कीजिए, लेकिन आपको यदि कोई कमी है तो उसके बारे में बताइए कि आपको कमी कहां पे लगी तो हम उसमें सुधार करेंगे और आपको इसी प्रकार के अच्छे छंद और अच्छे ट्रिक और अच्छे क्लासेस लाते रहेंगे। और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी रीट में पास हुए, अन्य एग्जाम में पास हुए, आपको भगवान अच्छी तरक्की दे, हमारी यही कामना है। बस, जय हिंद।